गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे सभी लोग। आज 13 सितंबर है। सबसे पहले तो रियली वेरी सॉरी कि बहुत करीब एक हफ्ते से हमारा डिस्कशन नहीं हो पाया है करंट अफेयर्स का। तो आज मैंने थोड़ा ज़्यादा न्यूज़ कवर करने की कोशिश की है, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज शामिल हो जाएंगी। और जो भी पिछले दिनों से आपको पता है G20 की मीटिंग हुई थी और उसमें छोटी छोटी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें सामने आई हैं, जैसे जो मोदी जी ने गिफ्ट दिया है बाहर के जो हेड्स ऑफ द स्टेट थे उनको, या फिर उस दौरान जो मीटिंग में बातचीत हुई है, जो टॉपिक रहा है, तो ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा नो डाउट। तो उसको हम एक एक करके कवर करते जाएंगे, ठीक है। जो भी G20 के दौरान बेसिकली पिछले दिनों जो भी मेजर डिस्कशन था वो G20 को लेकर के ही था, राइट। तो अभी हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उसको देखेंगे और आई होप आगे अब कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी क्लासेस में और आप लोगों को प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी जैसा कि पहले मिला करती थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। क्या क्या टॉपिक है आज, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है इसीलिए ध्यान से आपको पढ़ना है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड, सोफ़ी 2023। तो ये सोफ़ी जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पहले पूछा भी गया है और वैसे भी आप इसको मेंस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। नाम क्या है कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। इस नाम की एक रिपोर्ट है, ठीक है, एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम क्या है? विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2023 में खाद्य स्थिति क्या रही, सुरक्षा है कि नहीं है, इसी बात को इस रिपोर्ट में दिखाया गया है और इसको जारी किया है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और UPSC का फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन है ये भी कह सकते हैं, क्योंकि FAO से जुड़ा हुआ क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रहता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी ने ये रिपोर्ट जारी किया है जिसमें कि खाद्य को लेकर के कितनी सुरक्षा है देशों में उसके बारे में बताया गया है। चूँकि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस का ये ऑर्गेनाइजेशन है FAO। तो यूनाइटेड नेशंस क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, भारत की सिर्फ नहीं है बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें कि 195 से ज़्यादा देश शामिल हैं, यानी बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं। तो सभी देशों की क्या स्थिति है वो इसमें दिखाया जाएगा कि हर जगह पे डिस्पैरिटी, असमानता है या नहीं है, कहाँ पर समानता है, कहाँ पर ज़्यादा असमानता है। तो उसको लेकर के यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसमें सब चीज़ें जारी की गई हैं। ग्लोबल हंगर, अब अगर हम वैश्विक भूख की बात करते हैं, हंगर की बात करते हैं, तो कितना है आंकड़ा जो है ये बढ़ा है या घटा है। तो ग्लोबल हंगर की अगर बात करें कि भूखमरी की स्थिति क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे ग्लोबल लेवल पे हम बात करें तो इसमें 2021 से 22 के बीच में एक स्टैग्नेंट कंडीशन था, स्थिरता बनी हुई थी। मतलब जितना भूखमरी थी उतने पर ही वो डाटा अटका हुआ था, लेकिन उससे बढ़ घट नहीं रहा था। लेकिन अभी 2022 के बाद ये देखा गया है कि कुछ मात्रा में ये संख्या बढ़ी है और 2019 के बाद खास करके जो दुनिया में भूखमरी की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। 2019 के बाद ये स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई है। अभी क्या हुआ, इस समय में सिचुएशन क्यों ख़राब हुई है? क्योंकि यूक्रेन के साथ वॉर हो रहा है। तो आपको पता है रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है। यूक्रेन जो है खाद्य सुरक्षा के मामले में काफ़ी सपोर्ट करता था, वहाँ पे गेहूँ, ये सारे अनाज वगैरह होते थे। और चूँकि युद्ध हो रहा है, युद्ध की वजह से एक आप समझिए बहुत बड़ा सा भूभाग है जो कि नष्ट हो चुका है। वहाँ पे कृषि उस तरीके से अब नहीं है, स्थिति बहुत ख़राब है और उसका असर पूरे विश्व पर देखने को मिल रहा है। तो भूख का सामना आज दुनिया भर में बहुत सारे लोगों को करना पड़ रहा है और इसकी जो संख्या है वो करीब 122 मिलियन से ज़्यादा है, 122 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है। तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब इसमें क्या किया जाना चाहिए? ऑफ कोर्स फूड सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ग्लोबल हंगर है, साथ में न्यूट्रिशनल एक्सेस और चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की बात करें
तो इसकी भी स्थिति बहुत नाजुक है। मतलब जो पोषण संबंधित जो भी स्थिति होती है, न्यूट्रिशन संबंधित, उसमें दिक्कत है। सफिशिएंट खाना, मान लीजिए खाना मिल रहा है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन लोगों को ना मिल रहा हो। चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की बात करेंगे, बाल कुपोषण की बात करेंगे, तो जो बच्चे हैं वो अविकसित हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं और उन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ बच्चे तो ओवरवेट हो रहे हैं, मतलब कुछ ओवरवेट हो गए न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। ध्यान दीजिएगा, ओवरवेट कई बार इसलिए नहीं होते कि बहुत ज़्यादा वो खाना खा रहे हैं या बहुत पोषण उनके अंदर है। कई बार ऐसा होता है कि वो पोषण ना मिलने की वजह से ओवरवेट हो जाते हैं और कुछ बच्चे बौने रह जा रहे हैं, है ना, कुछ बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, कमज़ोर हो रहे हैं। तो ये सारी स्थिति है जो काफ़ी चिंताजनक है और पूरे विश्व की है। और ये रिपोर्ट कौन बता रहा है? अभी हमने जिसका जिक्र किया था, सोफी, यानी कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। ये रिपोर्ट है जिसमें सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, इसके अलावा अर्बनाइजेशन, अब रूरल एरिया में तो इम्पैक्ट है ही। जो अर्बनाइज्ड एरिया है, जो शहरी एरिया है, तो आप देखेंगे कि शहरीकरण का भी प्रभाव आहार पर पड़ रहा है। ये पता लगाना इतना भी मुश्किल नहीं है कि आखिर शहरीकरण का प्रभाव कैसे खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई गांव में खेती करता था, अब वो शहर चला गया, तो गांव में खेती करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शहरीकरण होने की वजह से प्रदूषण का प्रभाव भी बहुत बढ़ गया। प्रदूषण की वजह से आपके एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट पड़ा, क्लाइमेट पर इम्पैक्ट पड़ा। उसके वजह से जो वर्षा की स्थिति है वो काफ़ी बदल गई। वर्षा जब होना है तब नहीं होता, जब नहीं होना है तब होता है। तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एक, अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करें तो वहाँ पे भी इम्पैक्ट डाल रही हैं। दूसरा, जो डाइट है, डाइट पे भी इसका प्रभाव पड़ा है। जैसे कि शहरों में आप क्या देखते हैं, लोग बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। बाहर गए, ऑफिस से निकले तो कुछ बाहर का खा लिया। इसकी वजह से न्यूट्रिशन वाली चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही हैं, बल्कि वो इस चक्कर में ओवरवेट होते जा रहे हैं। ओबेसिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा जो केस है वो देखने को मिलता है शहरों में। ठीक है, रूरल डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल मार्केट। अगर हम रूरल डिपेंडेंसी की बात करें, रूरल एरिया की बात करें, तो क्या स्थिति है? तो प्रीवियसली सेल्फ सस्टेनिंग रूरल रीजन्स स्पेशली इन अफ्रीका एंड एशिया आर नाउ फाउंड टू बी इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन नेशनल एंड ग्लोबल फूड मार्केट। तो वैश्विक बाज़ार पर ग्रामीण की कितनी निर्भरता है, यानी कि ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का कितना अनाज है जो वैश्विक स्तर पर बाहर जा रहा है, या हम यहाँ कितने बाहर से मंगा रहे हैं चीज़ों को। तो अफ्रीका और एशिया खास करके दो ऐसे क्षेत्र आते हैं जहाँ पे अगर जो ग्रामीण क्षेत्र है अगर उनको आत्मनिर्भर बना दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, जितना मैंने बताया उतना क्लियर है। ये सब हम लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें प्रीलिम्स में पूछा जाने वाला सिर्फ एक सवाल हो सकता है कि रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, लेकिन बाकी का जो डिस्कशन है, हालांकि प्रीलिम्स में भी अब इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं आपको, तो वहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, काम आ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप मेंस में जब आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि हम क्या लिखें। ऐसे टॉपिक में कहीं पर फूड सिक्योरिटी का टॉपिक आ रहा हो, पेपर 2 की बात हो रही हो, पेपर 1 का आ रहा हो सोसाइटी वगैरह में, तो हम इसमें लिख सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, कॉस्ट ऑफ हेल्दी डाइट इन इंडिया। इंडिया में भाई कॉस्ट क्या है? जैसे अगर हम अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो ओवरऑल विश्व में कॉस्टिंग कितनी पड़ती है और इंडिया में कॉस्टिंग कितनी पड़ती है ना? तो इन दोनों को हमें यहाँ पे पता लगाना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ हेल्दी डाइट इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू द सोफी रिपोर्ट, इंडिया हैज़ द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ हेल्दी डाइट। यानी कि इंडिया में जो हेल्दी डाइट है वो लोएस्ट कॉस्ट पर मिल सकता है। ठीक है, लेकिन बाहर में ऐसा नहीं है। ठीक है, बाहर में ऐसा नहीं है। अगर हम ब्रिक्स नेशन की बात करें तो वहाँ पे भी कॉस्ट सबसे कम जो है वो भारत में है। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 3.066
पड़ता है कॉस्ट, जो पर डे अगर कोई अफोर्डेबल खाना खाना चाहे तो उसको मिल सकता है। बाकी जगह पर इसकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, अगला न्यूज़ देखते हैं, गवर्नेंस इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का नाम सुना है या आप लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक का नाम सुना है? कोऑपरेटिव बैंक्स पहले खास करके बहुत ज़्यादा संख्या में हुआ करते थे और अभी हाल ही में कुछ कुछ बदलाव किया जा रहा है कोऑपरेटिव बैंक्स में। हम बात कर रहे हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की। यहाँ पे जो भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, उन्होंने इसके बारे में जो इसकी नीड है, जो आवश्यकता है, उस पर एम्फेसिस किया है कि कैसे इसकी गवर्नेंस को अच्छा किया जाए, प्रशासन को अच्छा किया जाए। कहाँ पर? कोऑपरेटिव बैंक्स में। ठीक है, तो इसकी जो भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं और जो भी इसके प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे ख़त्म करें, स्टेबिलिटी लेकर के आएँ और उसमें जो भी गवर्नेंस का रोल होता है उसको हम इंक्लूड करें। तो कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर के कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज़। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं? जो ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में छोटे छोटे बैंक्स आप लोग देखते हैं, ठीक है, अब उसमें फाइनेंशियल कमज़ोरियाँ क्या क्या हैं, वित्तीय कमज़ोरियाँ क्या क्या हैं? कुछ शहरी सहकारी बैंक ऐसे हैं जो वित्तीय रूप से कमज़ोर होते हैं। ठीक है, मतलब उनके पास पैसे नहीं है। जब बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो वो अपने कस्टमर की मदद कैसे करेगा? साथ ही अगर उस बैंक से किसी ने लोन लिया है तो लोग उसको लौटा नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो बढ़ गए हैं। एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है जब आप लोन को चुकाते नहीं हैं, बैंक से लोन लेने के बाद जब कोई उसको चुकाता नहीं है तो वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसको एनपीए बोलते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो कि कोऑपरेटिव बैंक के साथ हैं। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या हैं? जैसा मैंने भी आपको बताया कि ये कॉमर्शियल बैंक से थोड़ा सा अलग होते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स जितने भी हैं, जैसे एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, तो ये सारे जितने बैंक हैं इससे थोड़ा सा अलग होते हैं। एक छोटा रूप हम कह सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक, जहाँ पे कि आपको आसानी से एक कम्युनिटी टाइप का बना होता है, जिसमें आपको पैसे भी आसानी से मिल जाते हैं, छोटे छोटे लोन्स मिल जाते हैं। तो एक जो छोटे तबके के लोग हैं आपके समाज में, उनको सपोर्ट करने के लिए इस बैंक को बनाया गया है। ठीक है, अगला न्यूज़ है होलोन गैपर गिबॉन सेंचुरी। देखिए, ये नाम है होलोन गैपर गिबॉन सेंचुरी, कहाँ पर है? ये इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ये सेंचुरी कहाँ पर है। तो ये कहाँ है? ये असम में है। होलोक गिबन एक तरीके की प्रजाति है। होलोक गिबन अगर आप देखना चाहेंगे ये इस तरीके से है। ठीक है, मॉन्की की एक प्रजाति है होलोक गिबन्स, और इनको बच्चों एक मिनट वेट कीजिए, अभी नहीं चाहिए। ठीक है, तो होलोक गिबन यहाँ पे एक प्रजाति है जिसमें कि इस सेंचुरी में एक आप समझिए कि असम में पड़ता है ये सेंचुरी। और होलोक गिबन जो हैं वो स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट हैं सभी ऐप में। ठीक है, जैसे कि एक मॉन्की की प्रजाति मान लेते हैं, मॉन्की में ही ये सबसे छोटे और सबसे तेज माने जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? होलोक गिबन की बात करें, और होलोन गैपर गिबॉन सेंचुरी जो है ये आसाम में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गिबन स्पेसीज़ के बारे में अगर हम इंडिया में बात करते हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या कितनी संख्या में हैं, तो वेस्टर्न होलोक गिबन जो हैं ये ऑल द स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट का जो आपका पूरा एरिया है, जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर है, दिबांग रिवर है, इन सारे एरिया में होलोक गिबन आपको देखने को मिल जाते हैं। बांग्लादेश, नॉर्थ वेस्टर्न म्यांमार, इन सारे एरिया में होलोक गिबन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब इनका कैटेगरी क्या है? IUCN की लिस्ट में ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, लुप्त पर आए हैं, IUCN कैटेगरी में एंडेंजर्ड में आते हैं। ईस्टर्न होलोक गिबन भी होते हैं। वेस्टर्न होलोक गिबन का मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलते हैं, और ईस्टर्न होलोक गिबन जो है ये अरुणाचल प्रदेश और असम में पाए जाते हैं। खास करके कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश और असम में मिलते हैं। ठीक है,
और इनकी जो कैटेगरी है IUCN में वो वल्नरेबल है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि UPSC में क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब ईस्टर्न होलोगिवन वल्नरेबल है, वेस्टर्न होलोगिवन एंडेंजर्ड है। दोनों का जो एरिया है वो भी अलग अलग है। एक ब्रह्मपुत्रा दिबांग रिवर के एरिया में पाया जाता है बांग्लादेश वगैरह में, एक अरुणाचल प्रदेश असम के एरिया में मिलता है। ठीक है, तो ये आपको जो कैटेगरी है, डिफरेंशिएशन है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला न्यूज़ है मालवीय मिशन। मालवीय मिशन पूछ लिया जाएगा कि किस चीज़ से संबंधित है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा और उन्हीं के नाम पर ये मालवीय मिशन बनाया गया है, जिसका उद्देश्य एजुकेशन को बेहतर करना है। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है मालवीय मिशन, जिसमें कि कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। जितने भी फैकल्टी होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं, तो जो NEP आपका आया है, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, उसके तहत 2 साल तक इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मल्टीपल ट्रेनिंग्स दिए जाएंगे इन सभी स्टाफ और फैकल्टीज़ को। ठीक है, मालवीय मिशन के तहत। और इसका उद्देश्य क्या है कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना। टीचर को अच्छी फैसिलिटी दीजिए, टीचर को अच्छी ट्रेनिंग दीजिए, तभी वो जाके बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। अगला न्यूज़ है कोणार्क व्हील से जुड़ा। वैसे मैंने आपको बताया कि G20 का ही पूरा 3-4 दिन तक समा बंधा हुआ रहा था, इवन अभी भी है। तो उसमें बहुत सारे गिफ्ट दिए गए, जो बाहर से लोग आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, हेड ऑफ द स्टेट आए थे, उनको मोदी जी के द्वारा अलग अलग प्रेजेंट्स दिए गए। वो प्रेजेंट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं जिसमें मोदी जी ने कोणार्क व्हील से जुड़ा हुआ एक रेप्लिका, जो सूर्य मंदिर है कोणार्क में, वहाँ पे एक व्हील है, कोणार्क व्हील बोलते हैं उसको, उसी का एक रेप्लिका प्रदान किया G20 लीडर्स को। ठीक है, तो कोणार्क व्हील जो है, इसमें क्या खास बात है, 13वीं सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था किंग नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, आई होप क्लियर है ये। और इसमें 24 तीलियाँ हैं, जो पहिया है उस पहिए में 24 तीलियाँ हैं, जो माना जाता है कि जो भगवान सूर्य हैं उनके रथ का ये पहिया है और उसी को वो डोनेट मतलब डिक्टेट करता है। ठीक है, तो इसमें काल चक्र को शो करता है। ये जो पहिया है किसी को शो करता है, काल चक्र को, टाइम को शो करता है। जिस तरह से बहुत स्पीड में टाइम बीतता जाता है, वही पहिया के द्वारा दर्शाया जाता है। ये आपका पहिया है, इसको देख सकते हैं, कोणार्क व्हील। तो क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से कि कब बना, कैसे बना, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। और अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को डेली बेसिस पे। तो आज के लिए इतना ही, जो समझ में आया। ठीक है, अगर किसी को कम समझ में आया हो, कोई डाउट हो, तो मुझसे पूछ लेंगे। 8750069419 मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं क्वेरी को लेकर के। ठीक है, थैंक यू।